केशव नगर राज्य का बाजार व्यापारियों से भरा हुआ था। कहीं मसालों की खुशबू हवा में घुली थी, तो कहीं रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें सजी थीं। लोहार की दुकानों से हथौड़ों की आवाजें आ रही थीं। कुम्हार मिट्टी से बर्तन सजाए बैठा था और अनाज मंडी में व्यापारी मोल भाव में व्यस्त थे। बाजार में ऊंट, बैलगाड़ियां और घोड़े लगातार आ जा रहे थे। हर कोई अपने अपने काम में डूबा हुआ था। तभी अचानक राजकुमार रतन का घोड़ा पूरे ठाठ बाट के साथ बाजार से गुजरने लगा। इसी दौरान सुखिया नाम का एक गरीब किसान अनजाने में राजकुमार रतन के घोड़े के सामने आ गया। राजकुमार रतन ने अपने घोड़े को तुरंत रोका और क्रोध से उसकी ओर देखा। कौन है तू बदतमीज? क्या तुझे नहीं मालूम कि ये समय हमारे यहाँ से गुजरने का होता है? ये सुनकर सुखिया डर गया। क्षमा कीजिएगा राजकुमार, आपका घोड़ा अचानक से आ गया। मैं देख नहीं पाया, इसीलिए आपके घोड़े के सामने आ गया। राजकुमार रतन का क्रोध और बढ़ गया। सैनिकों, देखते क्या हो, बंदी बना लो इसे, पकड़ो इसे। रोज सुबह और शाम कारागार में इसे 10 कोड़े मारे जाएं। कुछ दिन में इसकी अकड़ अपने आप ठिकाने आ जाएगी। तब जाकर इसे रिहा करना और तब जाकर समझ में आएगा। जिस रास्ते से हम गुजरें उस रास्ते को खाली छोड़ देना है। सुखिया गिड़गिड़ाने लगा। नहीं 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 राजकुमार, क्षमा कर दीजिए, गलती से गलती हो गई। मैंने कुछ नहीं किया। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे राजकुमार, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। लेकिन राजकुमार रतन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद राजकुमार रतन महल के अंदर पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रोध देखकर राजा अजय प्रताप चौंक गया। हाँ, क्या हुआ मेरे पुत्र? ये तुम्हारे चेहरे पर क्रोध की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? राजकुमार रतन ने सारी घटना अपने पिता को बता दी। सारी बात सुनने के बाद राजा अजय प्रताप संतोष से मुस्कुराया। अरे वाह! तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरे पुत्र। प्रजा को इसी तरह संभाला जाता है। तुम इस राज्य के राजकुमार हो और आगे चलकर राजा बनोगे। लोगों के मन में तुम्हारा डर होना चाहिए। और नहीं तो क्या, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं पिताजी। डर से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। डर है तो सब काबू में है। इतना कहकर राजकुमार रतन वहां से चला गया। कुछ देर बाद राजा अजय प्रताप अपने राज दरबार में आकर बैठ गया। तभी वहां एक सैनिक आया। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा भैरव आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर राजा अजय प्रताप चौंक गया और मंत्री की ओर देखा। अरे, परंतु हमने तो राजा भैरव को आने से मना कर दिया था कि हम अपने पुत्र का विवाह उसी कन्या से करेंगे जो संसार में सबसे अधिक सुंदर होगी। फिर ये भैरव यहां क्यों आ गया हमारे दरवाजे पर? महाराज, राजा भैरव को ये गलत फहमी है कि उसकी पुत्री से अधिक सुंदर इस संसार में कोई कन्या नहीं है। तभी तो आपके पास भागा भागा यहाँ दरबार में चला आया। राजा अजय प्रताप कुछ क्षण चुप रहा और सैनिक से बोला। जाओ, राजा भैरव को दरबार में लेकर आओ। कुछ ही देर में राजा भैरव दरबार में प्रवेश करता है। उसके साथ एक अत्यंत सुंदर कन्या भी होती है। प्रणाम राजन, प्रणाम। नमस्कार स्वीकार करें। राजन, मैं जानता हूं कि आपने मेरी पुत्री को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन आपने मेरी पुत्री को देखा भी नहीं था। बिना देखे इनकार करना ये तो न्याय नहीं था ना। इसीलिए
हम अपनी पुत्री को स्वयं लेकर यहां पर आए हैं। मिलिए, ये है मेरी पुत्री चित्रलेखा। इससे सुंदर स्त्री इस संसार में कोई नहीं है। तभी राजकुमार रतन वहां आ गया। राजा अजय प्रताप ने राजकुमार रतन की ओर देखा। हाँ, बताइए राजकुमार, क्या तुम्हें चित्रलेखा पसंद है? अरे क्या पिताजी, ये तो मुझे किसी बंदरिया जैसी लग रही है। इसकी नाक देखिए, बाल कितने छोटे छोटे हैं और इसकी आंखें, अरे बिल्कुल बकरी जैसी। ये सुनकर राज दरबार में मौजूद लोग हंसने लगे। चित्रलेखा का चेहरा क्रोध से भर गया। पिताजी, क्या आप मुझे अपमानित करने के लिए इस महल में लाए थे? राजा भैरव क्रोध से कांप उठा। हाँ, महाराज अजय प्रताप, तुमने हमारे सम्मान के साथ खेला। ये सच है कि हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे पुत्र से करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सम्मान को सरेआम ठेस पहुंचाओ। राजा अजय प्रताप हंस पड़ा। अरे, अभी तक खड़े हो? दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ। मुझे तो लगता है कि मेरे पुत्र के लिए इस संसार में कोई लड़की ही नहीं है। उसके लिए तो कोई अप्सरा ही स्वर्ग से उतर कर आएगी और उसी से उसका विवाह होगा। अरे देख क्या रहे हो? ले जाओ इस बंदरिया को यहां से। राजा अजय प्रताप की बात सुनकर राजा भैरव और अधिक क्रोधित हो गया। उसने चित्रलेखा का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। समय यूं ही बीतने लगा। उस दिन के बाद राजकुमार रतन के लिए कई सुंदर राजकुमारियों के रिश्ते आए, लेकिन राजा अजय प्रताप ने हर रिश्ते का मजाक उड़ाया और उपहार लौटाकर उन्हें ठुकरा दिया। दरअसल राजा अजय प्रताप और उसका पुत्र दोनों ही अत्यंत घमंडी और क्रूर स्वभाव के थे। एक दिन राजा अजय प्रताप अपने बगीचे में चिंतित मन से टहल रहा था। तभी उसका मंत्री वहां आया। क्या हुआ महाराज? आज पहली बार आपको चिंता में देख रहा हूं। क्या बात है? मंत्री, पहले तो मैं मजाक कर रहा था कि हमारे पुत्र के लिए कोई अप्सरा ही लिखी होगी, लेकिन अब तो सच में लगता है कि हमारी बात सही है। यानी हमें और हमारे पुत्र को कोई भी राजकुमारी पसंद ही नहीं आती। क्या वाकई में इस दुनिया में कोई नहीं है क्या? क्या मेरा पुत्र जीवन भर कुंवारा ही रह जाएगा? मंत्री गहरी सोच में डूब गया। महाराज, हमारे राज्य में एक साधु महाराज हैं जो एक वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन रहते हैं। कहते हैं कि उन्हें हाथ की लकीरों से भविष्य जानने का ज्ञान है। मुझे लगता है कि आपको उनसे मिलना चाहिए। ये सुनकर राजा अजय प्रताप क्रोधित हो गया। ये क्या बातें कर रहे हो? एक राजा यानी हम एक साधु से मिलने जाएं? ये हमारे सम्मान के खिलाफ है। कल राज दरबार में तुम स्वयं उस साधु को लेकर आओ और कहना कि महाराज ने बुलाया है। देखिए, क्षमा कीजिएगा महाराज, वो साधु अपने स्थान से नहीं उठते हैं। जिनका काम होता है वही उनके पास जाते हैं। राजा अजय प्रताप का क्रोध और बढ़ गया। ओह, ये बात है। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आता तो उसे घसीटते हुए लेकर आओ। ये हमारा आदेश है। इतना कहकर राजा अजय प्रताप वहां से चला गया। अगले दिन राजा अजय प्रताप
अपने पुत्र राजकुमार रतन के साथ सिंहासन पर बैठा हुआ था। तभी मंत्री दरबार में प्रवेश करता है और अपने साथ एक साधु को लेकर आता है। महाराज, महाराज, यही वो साधु है। इन्हें हस्तरेखाओं का बहुत अधिक ज्ञान है। राजा अजय प्रताप मुस्कुराया और व्यंग्य से साधु की ओर देखा। ओ, तुम तो कहते थे कि ये तो अपने स्थान से नहीं उठते, फिर ये यहाँ तक कैसे आ गए? इतना कहकर राजा अजय प्रताप साधु का मजाक उड़ाने लगा। क्योंकि मैं जानता हूं तुम एक क्रूर शासक हो, प्रजा तुम्हारे अत्याचारों से बहुत दुखी रहती है। अगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहता तो तुम ये भी नहीं देखते कि तुम्हारे सामने कोई मायावी या चमत्कारी साधु है। तुम्हें तो केवल तलवार चलानी आती है। साधु की बात सुनते ही राजा अजय प्रताप का चेहरा क्रोध से भर गया। अपनी ये फालतू की बकवास बंद कर साधु। मेरे बेटे के हाथ की रेखाएं देख और बता कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा। साधु धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए राजकुमार रतन के पास पहुंचा और उसकी हस्तरेखाएं देखने लगा। हस्तरेखाएं देखकर साधु ने राजा अजय प्रताप की ओर मुस्कुरा कर देखा। तो आपके बेटे का विवाह बहुत जल्द होगा महाराज, परंतु आपके बेटे की किस्मत में ना कोई राजकुमारी लिखी है और ना ही कोई अप्सरा। उसकी किस्मत में एक साधारण कन्या लिखी है। वो सुंदर नहीं होगी, लेकिन मन से बहुत सुंदर होगी। उसका रंग सांवला होगा और मजे की बात यह है महाराज कि आप स्वयं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से उस कन्या का विवाह अपने पुत्र से करेंगे। ये सुनते ही राजा अजय प्रताप आग बबूला हो गया। हमें लगा था कि तुम कहोगे कि हमारे पुत्र की किस्मत में कोई स्वर्ग की अप्सरा लिखी है, लेकिन तुम तो उल्टी सीधी बातें करने लगे। अब समझ में आ गया कि तुम पाखंडी साधु हो। अरे तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। क्षमा मांगो साधु, अन्यथा। साधु का स्वर भी कठोर हो गया। अन्यथा? अन्यथा क्या कर लोगे राजन? राजा अजय प्रताप क्रोध में सैनिकों की ओर मुड़ा। सैनिकों, इस साधु को बंदी बनाकर इसे कारागार में डाल दो। याद रखना, दिन में केवल एक बार खाना दिया जाएगा और खाने में सिर्फ सूखी रोटी, ताकि ये बस जिंदा रह सके। ले जाओ इसे। कुछ ही देर में सैनिक आए और साधु को घसीटते हुए कारागार में डाल दिया। एक सैनिक साधु का मजाक उड़ाने लगा। अरे भाई, तुम्हें क्या जरूरत थी महाराज से उल्टा सीधा बोलने की? जो उनको सुनना था कह दिए होते। सैनिक महोदय, मैंने वही कहा जो सत्य था। अरे साधु जी, मैं कह रहा हूं कि झूठ बोल दिया होता, कम से कम इस मुसीबत में तो नहीं फंसते। हम झूठ कभी नहीं बोलते। हाँ, तो चलो अब कारागार में रहोगे। कुछ समय बाद तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, नहीं तो। इतना कहकर सैनिक साधु का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन राजा अजय प्रताप बगीचे में खड़ा फूलों को निहार रहा था। तभी वहां राजकुमार रतन आया। पिताजी, मैं जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा हूं। राजा अजय प्रताप के चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। हाँ, जाओ जाओ जाओ, और कोशिश करना कि शिकार शेर का ही करना मेरे शेर। जाओ। राजकुमार रतन मुस्कुराया। तो फिर वचन देता हूं पिताजी, जंगल से तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक किसी शेर का शिकार ना कर लूं
और उसकी खाल आपके पैरों में न डाल दूं। इतना कहकर राजकुमार रतन वहां से चला गया। ये सब मंत्री देख रहा था। मंत्री तुरंत राजा अजय प्रताप के पास पहुंचा। महाराज, ये क्या किया आपने? अगर जंगल में राजकुमार रतन को शेर नहीं मिला तो क्या होगा? मुझे लगता है कि आपको उनसे ऐसा वचन नहीं लेना चाहिए था। राजा अजय प्रताप ने घमंड से मुस्कुराकर मंत्री की ओर देखा। मंत्री, मेरा पुत्र जो वचन देता है उसे पूरा करता है। देखना, वो शेर का शिकार करेगा और उसकी खाल हमारे चरणों में डालेगा। जानते हो क्यों? क्यों महाराज? राजा अजय प्रताप मंत्री का मजाक उड़ाने लगा। क्योंकि उसके शरीर में तुम्हारे जैसी किसी घटिया मनुष्य का खून नहीं दौड़ता, बल्कि हमारे जैसे वीर, पराक्रमी और साहसी राजा का खून दौड़ता है। इतना कहकर राजा अजय प्रताप हंसता हुआ वहां से चला गया। मंत्री वहीं खड़ा रह गया, क्रोध से दांत भींचे हुए। कुछ देर बाद राजकुमार रतन का घोड़ा घने जंगल के भीतर दौड़ रहा था। सुबह से लेकर शाम तक राजकुमार रतन जंगल की खाक छानता रहा, लेकिन उसे कहीं भी शेर दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा और रात की परछाइयां जंगल में लहराने लगी। हाँ, क्या बताऊं, मैंने पिताजी को वचन तो दे दिया कि मैं शेर का शिकार करके ही लौटूंगा, लेकिन ये क्या, शेर तो आज मिला ही नहीं। खाली हाथ वापस गया तो पिताजी क्रोधित हो जाएंगे और मेरा ही मजाक उड़ाया जाएगा। हाँ, लगता है आज जंगल में ही रात काटनी पड़ेगी। राजकुमार रतन ने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर दूर एक खंडहर पर पड़ी। राजकुमार रतन ने अपने घोड़े का रुख उस खंडहर की ओर मोड़ दिया। कुछ देर बाद वो खंडहर के पास पहुंचा, घोड़े से उतरा और खंडहर के भीतर चला गया। खंडहर के अंदर चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। हाँ, लगता है आज पूर्णिमा की रात है। जंगल का माहौल बड़ा ही रहस्यमयी लग रहा है। अगले ही पल एक उल्लू उड़ता हुआ वहां आया। राजकुमार, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज पूर्णिमा की ही रात है और मैं पूर्णिमा की रात में ही प्रकट होता हूँ। अब तुम इस स्थान से तब तक नहीं जा सकते जब तक मेरे सवाल का उत्तर नहीं देते। उल्लू के मुंह से मनुष्य की भाषा सुनकर राजकुमार रतन चौंक गया। हैं? कौन हो तुम? मैं एक रहस्यमयी उल्लू हूँ। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, एक पहेली। अगर तुम उसका उत्तर दे दोगे तो तुम मुझे श्राप से मुक्त कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए तो तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। ये सुनकर राजकुमार रतन क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। बकवास बंद कर। मुझे तुझे श्राप से मुक्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझा? इतना कहकर राजकुमार रतन वहां से जाने का प्रयास करने लगा, लेकिन अगले ही पल वो अपनी जगह से हिल नहीं पाया। ये मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि तुम अपनी जगह पर जम चुके हो। तभी राजकुमार रतन समझ गया कि ये कोई साधारण उल्लू नहीं बल्कि मायावी उल्लू है। हाँ, ठीक है, पूछो अपनी पहेली।
उल्लू ने अपने पंख फैलाए और गंभीर स्वर में पहेली पूछी। तो मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना पैरों के चलता हूँ, मैं दिखता नहीं लेकिन हर जगह महसूस होता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? राजकुमार रतन कुछ क्षण सोचता रहा। ये कोई जादू या आत्मा होगी? राजकुमार रतन का उत्तर सुनते ही उल्लू क्रोधित हो गया। ओ, तो तुमने इस पहेली का गलत उत्तर दिया है। ये कोई जादू या आत्मा नहीं है। अगले ही पल उल्लू की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। किरणें सीधे राजकुमार रतन पर पड़ी। देखते ही देखते राजकुमार रतन पत्थर में परिवर्तित हो गया और उसी क्षण उल्लू रंग बिरंगी रोशनी के साथ हवा में विलीन हो गया। कुछ दिन बीत गए लेकिन राजकुमार रतन महल वापस नहीं लौटा। राजा अजय प्रताप चिंता में पड़ गया। ओहो हो, ये क्या हो गया? राजकुमार रतन अभी तक महल वापस नहीं आए। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? महाराज, मैंने तो आपसे कहा ही था कि राजकुमार रतन से ऐसा वचन नहीं लेना चाहिए था। आपको तो समझाना चाहिए था। राजा अजय प्रताप क्रोधित हो गया। सैनिकों के साथ जाओ और जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। हमारे पुत्र राजकुमार को ढूंढकर वापस लेकर आओ। यहाँ बकवास मत करो, जाओ। मंत्री सैनिकों के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। वो जंगल का चप्पा चप्पा छानते रहे। कुछ देर बाद मंत्री की नजर उसी खंडहर पर पड़ी। हाँ, वो देखो सामने खंडहर है। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। आ जाओ। मंत्री और सैनिक खंडहर के भीतर गए। अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। अरे ये क्या मंत्री जी, ये देखिए, राजकुमार रतन तो पत्थर में बदल गए। अरे, ये कैसे हो सकता है? अरे, ये तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है हमें राजकुमार रतन की इस पत्थर की प्रतिमा को ही महल ले जाना होगा। एक काम करो, इसे उठाओ और महल ले चलो। चलो पकड़ो, हाँ उठाओ। कुछ देर बाद मंत्री और सैनिक राजकुमार रतन की पत्थर की प्रतिमा लेकर महल पहुंच गए। राजा अजय प्रताप ने प्रतिमा को देखते ही चौंककर कदम पीछे खींच लिए। हाँ, ये क्या है? राजकुमार, ये हमारे राजकुमार ये पत्थर के कैसे बन गए? पता नहीं महाराज, जंगल में एक खंडहर मिला, वहीं हमें राजकुमार रतन पत्थर के बने हुए मिले। ये जरूर किसी शत्रु का हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। नहीं महाराज, मैं बताऊं तो मुझे तो मामला कुछ और ही लगता है महाराज। अरे तुम क्या बताओगे? जाओ, राज्य के सभी साधु और पंडितों को बुलाकर लेकर आओ। हमें जानना है कि हमारा पुत्र राजकुमार रतन पत्थर का कैसे बन गया। जाओ। मंत्री वहां से चला गया। उस दिन के बाद राजा अजय प्रताप के महल में कई साधु संत और पंडित आए, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि राजकुमार रतन पत्थर कैसे बना। ये देखकर राजा अजय प्रताप का क्रोध बढ़ता चला गया। ओहो, तो क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा साधु संत या पंडित नहीं है जो राजकुमार रतन के पत्थर बनने का कारण बता सके? महाराज, मैंने हर तरह से प्रयास करके देख लिया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है। राजा अजय प्रताप क्रोध से कांप उठा। ओह, तो फिर मैं इन साधु संतों और पंडितों को मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि ये किसी काम के ही नहीं हैं। महाराज मेरी बात सुनिए, जल्दबाजी से काम मत लीजिए।
ऐसा करने से प्रजा में भय फैल जाएगा और सारी प्रजा आपके खिलाफ हो जाएगी महाराज। अरे हम ये नहीं करें वो नहीं करें तो फिर हम करें क्या मंत्री जी, क्या करें तुम ही बताओ। महाराज, मुझे लगता है कि जिस साधु को आपने कुछ समय पहले बंदी बनवाकर कारागार में डलवाया था, शायद वही बता सकता है। राजा अजय प्रताप की आंखों में चमक आ गई। हाँ, ठीक है, चलो उसी से बात करते हैं। कोई नहीं से तो कोई बेहतर है, चलो। राजा अजय प्रताप मंत्री के साथ कारागार पहुंचा, जहां वो साधु बंद था। राजा अजय प्रताप ने साधु को पूरी घटना बताई। क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारा पुत्र पत्थर का कैसे बन गया? साधु हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं बता सकता हूं। तुम्हारा पुत्र कुछ समय बाद अपने असली रूप में लौट आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना हृदय परिवर्तन करना होगा। ये सुनकर राजा अजय प्रताप चौंक गया। अरे ये क्या बातें कर रहे हो? हृदय परिवर्तन? सीधे सीधे बताओ कि वो असली रूप में कैसे लौटेगा? फिर से वही बातें। इतने क्रूर क्यों हो तुम? देखो, तुम्हें क्रूरता छोड़कर दयालुता अपनानी होगी। प्रजा पर अत्याचार छोड़कर उसकी सेवा करनी होगी। राजा अजय प्रताप क्रोध में आ गया और तलवार निकाल ली। ओह! मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। अरे साफ साफ ये बता कि मेरा पुत्र ठीक कैसे होगा? महाराज, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे खत्म कर दिया तो आपका पुत्र कभी भी अपने असली रूप में वापस नहीं आ पाएगा। समझ लीजिए कि मैं आपके पुत्र को पत्थर के श्राप से मुक्त करने की आखिरी कड़ी हूं। अगर आपने ये कड़ी तोड़ दी तो जीवन भर अपने पुत्र को पत्थर का ही देखते रहोगे। मंत्री तुरंत आगे बढ़ा। महाराज, मुझे लगता है कि साधुओं की बातों में कोई रहस्य है। इसे कुछ मत कीजिए। तलवार म्यान में रख लीजिए महाराज, रख लीजिए। बात मान जाइए महाराज, मैं दरख्वास्त करता हूं, मान जाइए ना। राजा अजय प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे और वो मंत्री के साथ बाहर आ गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। इधर दूसरी ओर हरियापुर गांव में सौम्या नाम की लड़की अपने कक्ष में आईने के सामने खड़ी थी। तभी उसकी सौतेली माँ बिंदिया वहां आ गई। अपना चेहरा देखा है? तेरे रंग को देखकर भिखारी भी शादी से मना कर देंगे। उसी समय सौम्या की छोटी बहन मधु भी वहां आ गई। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, लेकिन इसमें बेचारी का क्या दोष? भगवान ने इसे बनाया ही इतना बदसूरत है। तभी बिंदिया का पति सुखदेव वहां पहुंचा। ए बिंदिया, तुम हमेशा से मेरी बेटी को अपमानित करती रहती हो। उसका रंग सांवला जरूर है, लेकिन उसके नैन नक्श बहुत सुंदर है और उसकी माँ सोने जैसी शुद्ध थी। बिंदिया क्रोधित हो गई। बकवास मत कीजिए, मन से कुछ नहीं होता। आज मेरी बेटी को जमींदार और उसकी पत्नी देखने आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि इस मनोहर सौम्या का साया भी उनके सामने पड़े। कहीं इसकी बदसूरती देखकर उनका मन ना बदल जाए। ये सुनकर सुखदेव चौंक गया। हैं? तो तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आज इसे किसी भी तरह घर से दूर रखिए। जब मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाए तब इसे वापस बुला लीजिएगा। अरे लेकिन मेरी बेटी जाएगी कहाँ? चिंता मत कीजिए, मैं जंगल में लकड़ियां काटने चली जाऊंगी। वैसे भी घर में लकड़ियों की जरूरत है। शाम को वापस आ जाऊंगी।
इतना कहकर सौम्या ने कुल्हाड़ी उठाई और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। सौम्या जंगल की ओर बढ़ गई। वो काफी देर तक पैदल चलती रही। थककर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोते हुए आकाश की ओर देखने लगी। माँ, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? आप नहीं जानती, आपके जाने के बाद पिताजी ने दूसरा विवाह किया और तब से सौतेली माँ मुझे कितना बुरा भला कहती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो मुझे ताने ना मारती हो और मेरा अपमान ना करती हो। इतना कहकर सौम्या फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद सौम्या उठी, तभी उसकी नजर दूर एक खंडहर पर पड़ी। लगता है मैं गहरी सोच में चलते चलते काफी आगे निकल आई हूँ। तभी उसके कानों में खंडहर के भीतर से कुछ विचित्र आवाजें आने लगीं। डरते डरते सौम्या धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उस खंडहर के अंदर चली गई। खंडहर के अंदर जैसे ही सौम्या ने प्रवेश किया, अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ वही उल्लू वहां प्रकट हुआ। उल्लू को अचानक प्रकट होते देखकर सौम्या चौंक गई। अब तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरी एक पहेली का उत्तर नहीं दे दोगी। सौम्या डर गई। तुम तो उल्लू हो, फिर मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? मैं मायावी उल्लू हूँ। अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर दे दोगी तो तुम मुझे श्राप से मुक्त कर सकती हो। ये सुनकर सौम्या और अधिक चौंक गई। इसका मतलब तुम्हें किसी ने उल्लू बन जाने का श्राप दे दिया है। ठीक है, मुझे स्वीकार है, अपनी पहेली पूछो। उल्लू ने वही पहेली पूछी जो उसने पहले राजकुमार रतन से पूछी थी। मैं बिना पंख उड़ता हूँ, बिना पैरों चलता हूँ। मैं दिखता नहीं, फिर भी हर जगह महसूस होता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? सौम्या गहरी सोच में डूब गई। वो हवा है। ये सुनते ही उल्लू प्रसन्न हो गया। हाँ, तुमने पहेली का सही उत्तर दिया। इसका मतलब तुम्हारा मन स्वच्छ है और दूसरों के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम की भावना है। चलो मेरे साथ चलो, आओ। इतना कहकर उल्लू उड़ने लगा और सौम्या उसके पीछे पीछे चलने लगी। काफी देर बाद उल्लू उड़ते उड़ते झील के किनारे पहुंचा। वहां एक अत्यंत सुंदर पुष्प खिला हुआ था जो सुनहरी किरणों से चमक रहा था। इस पुष्प को तोड़ दो। जैसे ही सौम्या ने उस पुष्प को तोड़ा, अगले ही पल उल्लू रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। ये देखकर सौम्या चौंक गई। आप कौन है? मैं इस जंगल का देवता हूँ। कुछ समय पहले एक साधु ने अपनी तपस्या से इस जादुई पुष्प को उगाया था। जब उसने इसे तोड़ना चाहा, तब मैंने उसे रोका और अपमानित किया। साधु क्रोधित हो गया और उसने उल्लू बनने का श्राप दिया मुझे। उसने कहा कि जब कोई सच्चा मनुष्य मेरी पहेली का उत्तर देगा, वही मनुष्य इस पुष्प को तोड़ेगा, और जब वो मनुष्य इसे सम्मान सहित मेरे पास लाएगा, तभी मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगा। ये सुनकर सौम्या चौंक गई। लेकिन आप तो श्राप से मुक्त हो गए। हाँ, लेकिन अगर ये पुष्प समय रहते साधु तक नहीं पहुंचा, तो मैं फिर से उल्लू बन जाऊंगा। तुम एक काम करो, सीधे महल जाओ। वो साधु इस समय राजा अजय प्रताप की कैद में है। राजा से कहना कि तुम उसके पुत्र को श्राप से मुक्त कर सकती हो। जाओ। इतना कहकर जंगल का देवता वहां से गायब हो गया। सुबह हो चुकी थी। राज दरबार में राजा अजय प्रताप बैठा हुआ था। सौम्या
धीरे धीरे दरबार में पहुंची। कौन हो तुम? सौम्या ने पूरी घटना राजा अजय प्रताप को बता दी। मुझे साधु से मिलना है। ये सुनकर राजा अजय प्रताप और मंत्री दोनों चौंक गए। मंत्री, जाओ साधु को कारागार से मुक्त करके यहां लेकर आओ। मंत्री तुरंत वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद साधु दरबार में आया। सौम्या ने साधु को सारी घटना बताई और वो जादुई पुष्प उसे सौंप दिया। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। महाराज, यही जादुई पुष्प आपके पुत्र को श्राप से मुक्त कर सकता है। अगर ये कन्या इस पुष्प को अपने हाथ में लेकर राजकुमार रतन के पत्थर बने शरीर को स्पर्श करेगी तो वो अपने आप असली रूप में लौट आएगा। लेकिन हां, शर्त यह है कि आपको अपने पुत्र का विवाह इसी कन्या से करना होगा। राजा अजय प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं समझ गया हूं साधु महाराज, सब समझ गया मैं। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैं क्षमा चाहता हूं मैं, क्षमा। साधु ने पुष्प सौम्या को दे दिया। जैसे ही सौम्या ने पुष्प को राजकुमार रतन के पत्थर बने शरीर से स्पर्श कराया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमार रतन अपने असली रूप में लौट आया। सौम्या ने पुष्प साधु को लौटा दिया। हाँ, अब हमेशा दयालु रहना, अत्याचारी मत बनना, नहीं तो अगली बार कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गया। राजकुमार रतन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं पत्थर का जरूर बना था, लेकिन मैं सब कुछ देख और सुन सकता था। अब मेरा मन पूरी तरह से बदल चुका है। हाँ मेरे बच्चे, और हमारा भी। कुछ देर बाद अजय प्रताप ने राजकुमार रतन का विवाह सौम्या के साथ धूमधाम से संपन्न कराया। विवाह के कुछ दिन बाद सौम्या अपने मायके पहुंची। सौम्या को देखकर उसके परिवार वाले चौंक गए। सौम्या ने सारी घटना अपने पिता को बता दी। उसके पिता ने उसे आशीर्वाद दिया। सौम्या अपने पति राजकुमार रतन के साथ वहां से चली गई। सौम्या की सौतेली माँ बिंदिया और उसकी बहन मधु शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खड़ी रह गईं।